श्री चैन राम बाबा ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 9th में वाले लोगों को मैं तीनों इक्वेशन तीनों समीकरण बता चुका हूँ। गति का प्रथम नियम, गति का दूसरा नियम और तीसरा नियम, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, तीनों नियम बता चुके हैं। आज हम लोग को पढ़ना है संवेग के बारे में, मोमेंटम के बारे में कि संवेग किसे कहते हैं। संवेग, मोमेंटम। संवेग की परिभाषा है कि द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। एकदम आसान परिभाषा। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इससे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। इससे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। P इज इक्वल टू mv। हो गया। अब चलिए, इसके बाद हमारा है, इसमें संवेग के बाद है संवेग परिवर्तन की दर और बल में संबंध। एक सेकंड, इसका मात्रक जान लीजिए पहले। संवेग का मात्रक, संवेग का मात्रक, यूनिट ऑफ मोमेंटम। देखिए, तो P इज इक्वल टू एम भी है ना। P इज इक्वल टू एम भी है। अरे भाई, P इज इक्वल टू एम भी ऊपर लिखा है ना। ये क्या है? संवेग है, मोमेंटम है। P इज इक्वल टू एम भी। अब देखिए, एम किस पद्धति में संवेग का मात्रक देखिए, द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। और वेग का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए, किलोग्राम, इसको हम मीटर बटा सेकंड है, हम सेकंड से ऊपर नीचे गुणा कर दे रहे हैं, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। आप याद डालिए कि बल का मात्रक क्या होता है। बल का मात्रक क्या होता है? अरे भाई, बल का मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता था। उसी को न्यूटन आप लोग बोलते थे। उसी को क्या कहते थे? न्यूटन। तो ये हो गया आपका। ठीक है। इंटू समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा, न्यूटन इंटू सेकंड। इसी तरह से CGS पद्धति में क्या होगा? संवेग का मात्रक क्या होगा? देखिए, तो इसका ग्राम हो जाएगा, इसका हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो इसका अब हो जाएगा ग्राम इंटू
सेंटीमीटर अपान में सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड हो जाएगा। तो ये भी तो डाइन हो गया, इंटू सेकंड हो जाएगा। तो सीजीएस पद्धति में संवेग का जो मात्रक होगा डाइन इंटू सेकंड हो जाएगा। सीजीएस पद्धति में संवेग का मात्रक क्या होगा? डाइन इंटू सेकंड। क्लियर है? अब चलिए हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब पढ़ने जा रहे हैं, संवेग परिवर्तन की दर और बल में संबंध। संवेग परिवर्तन की दर और बल में संबंध। संवेग परिवर्तन की दर परिवर्तन की दर तथा बल में संबंध। संवेग परिवर्तन की दर तथा बल में संबंध। देखिए इसमें कैसे निकालेंगे संवेग परिवर्तन। तो हम मान रहे हैं कि माना कि m द्रव्यमान की वस्तु का प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग भी है। माना कि, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं भाई, माना कि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग, मतलब कि प्रारंभिक वेग u तथा अंतिम वेग भी है। माना कि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग भी है। अब चलिए प्रारंभिक संवेग क्या होगा? मतलब द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो प्रारंभिक संवेग होगा mu, अंतिम संवेग mv। अब संवेग परिवर्तन क्या होगा? देखिए संवेग परिवर्तन क्या होगा? तो अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, यही ना होता है जी, प्रारंभिक संवेग। ठीक है। अब देखिए संवेग परिवर्तन को डेल्टा पी से इंडिकेट करते हैं। अंतिम संवेग क्या होगा? mv माइनस mu। क्लियर? अब दोनों पक्षों में डेल्टा टी से भाग दे रहा हूं। क्यों? तो यहां संवेग परिवर्तन की दर निकालना है। क्या निकालना है? संवेग परिवर्तन की दर। दर कैसे निकालेंगे उसको देखिए। तो दर का मतलब कि समय से भाग देना। हमेशा याद रखिएगा, कहीं भी दर का नाम आएगा तो इसका मतलब क्या है? समय से भाग देना है। तो दोनों पक्षों में डेल्टा टी से भाग देने पर
ठीक है। अब देखिए डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, एम भी माइनस एम यू बाई डेल्टा टी। क्लियर। अब हो जाएगा डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, एम कॉमन ले लीजिए तो भी माइनस यू बाई डेल्टा टी हो जाएगा। समझिएगा थोड़ा सा यहां पर। चलिए अब डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, इसको हम एम इंटू भी माइनस यू बाई डेल्टा टी लिख दे रहा हूं। यहां साइड वर्क लिख दे रहा हूं, जगह नहीं मेरे पास। ठीक है। तो A इज इक्वल टू भी माइनस यू बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू एम इंटू ए हो जाएगा। एम इंटू ए किस चीज का सूत्र है? बल का। तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू बल एफ। देखिए डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू बल एफ हो गया। अर्थात संवेग परिवर्तन की दर जो होगा वह बल के बराबर होगा। संवेग परिवर्तन की दर क्या होगा? बल के बराबर होगा। देखिए संवेग, यहां लिख लीजिएगा आप लोग, जगह नहीं है। संवेग परिवर्तन की दर इज इक्वल टू बल। यह आपका फार्मूला प्रूफ हो रहा है। बड़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, समझ लीजिए। ये जरूर तैयार कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आएगा, आप लोगों के एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, संवेग परिवर्तन की दर तथा बल में संबंध। हमने माना कि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग v है। संवेग, प्रारंभिक संवेग कैसे निकालते हैं? तो प्रारंभिक वेग में द्रव्यमान से गुणा कर देंगे, m इंटू यू हो जाएगा। अंतिम संवेग कैसे निकालेंगे? तो m इंटू v लिखेंगे। संवेग परिवर्तन कैसे लिखेंगे? तो अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। संवेग परिवर्तन डेल्टा p हो जाएगा एम भी माइनस एम यू हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि डेल्टा t से हम दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। तो डेल्टा p अपॉन डेल्टा टी एम भी माइनस एम यू अपॉन डेल्टा टी, एम कॉमन ले लेंगे तो भी माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। अब देखिए डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी वैसे उतार दिए, एम इंटू भी माइनस यू बाई डेल्टा टी। आप जानते हैं त्वरण ए इक्वल टू क्या होता है? त्वरण ए इक्वल टू क्या होता है बताइए? कि भी माइनस यू बाई डेल्टा टी, या चाहे टी केवल हो जाएगा डेल्टा टी। तो हो जाएगा एम इंटू ए हो जाएगा ए। एम इंटू ए मतलब कि बल एफ। एम इंटू ए का मतलब क्या होगा? बल एफ। अर्थात संवेग परिवर्तन की जो दर होगा वो किसके बराबर होगा? बल के बराबर होगा। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होगा? तो बल के बराबर होगा। क्लियर इतना? चलिए अब इसके आगे है हमारा आवेग। क्या है? आवेग। आवेग देखिए क्या होगा। आवेग को इंपल्स कहते हैं अंग्रेजी में। आवेग इंपल्स। देखिए आवेग की परिभाषा एकदम, परिभाषा छोटा छोटा है भाई, एकदम आसान। एक बार जो देख लेगा उसको याद हो जाएगा। क्या है परिभाषा? तो बल तथा समयांतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। बल तथा समयांतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। बल तथा समयांतराल के
गुणनफल को आवेग कहते हैं। आवेग कहते हैं। इससे आई से प्रदर्शित करते हैं। आवेग इज इक्वल टू होता है बल इंटू समय अंतराल। बल इंटू समय अंतराल आई और एफ इंटू डेल्टा टी। आई इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी हो गया आपका। चलिए, आपसे कोई पूछता है कि आवेग किसे कहते हैं, आप क्या कहेंगे? बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। चलते रास्ता में याद हो जाएगा भाई, बोलिए याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या बोलेंगे कि बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। कोई दिक्कत है? बोलिए, बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल। अब चलिए, आवेग तथा संवेग परिवर्तन में संबंध, उसके पहले मात्रक जानिए इसका। आवेग का मात्रक क्या होता है? आवेग का मात्रक देखिए, आवेग का मात्रक क्या होगा? तो आवेग का मात्रक जो है आई इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। तो एम किस पद्धति में आवेग का मात्रक बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन इंटू समय का मात्रक सेकंड। और सीजीएस पद्धति में क्या होगा? तो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? डाइन टू सेकंड। हो गया आपका। एमकेएस पद्धति में बल का आवेग का मात्रक न्यूटन इंटू सेकंड हो जाएगा और सीजीएस में भी डाइन इंटू सेकंड हो जाएगा। कोई दिक्कत देख लीजिए। अब चलिए, इसके बाद है आवेग तथा संवेग परिवर्तन में संबंध। आवेग तथा संवेग परिवर्तन में संबंध नोट करते चलिएगा साथ साथ। आवेग तथा संवेग परिवर्तन में संबंध। देखिए, आवेग तथा संवेग परिवर्तन में संबंध क्या होगा इसको जानिए। तो इसमें है आवेग आई इज इक्वल टू क्या होता है? एफ इंटू डेल्टा टी। चलिए, आई इज इक्वल टू एफ बराबर क्या होता है? एम इंटू ए इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। यहां साइड वर्क लिख दे रहा हूं। एफ इक्वल टू क्या होगा? एम इंटू ए। बोलिए, हो जाएगा कि नहीं? बोलिए। अब चलिए, त्वरण ए इक्वल टू क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। आई इज इक्वल टू एम, ए के यहाँ पर हो जाएगा v माइनस यू बाई टी चाहे डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी से कट जाएगा। आई इज इक्वल टू एम v माइनस सी।
यानी आई इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। यहां से देखिए कि आवेग किसके बराबर हो गया, तो संवेग परिवर्तन के बराबर हो गया। आवेग जो होगा वो किसके बराबर होगा, संवेग परिवर्तन के बराबर होगा। तो आवेग बराबर संवेग परिवर्तन। ये फार्मूला डिराइव हो गया आपका, बड़ा इंपॉर्टेंट सब चल रहा है, जान लीजिए। टाइम कितना हो रहा है, 20। चलिए अब आपको लास्ट टॉपिक है संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम क्या है उसको देखिए। जानिए कि संवेग संरक्षण का नियम क्या है कि यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य न कर रहा हो तो निकाय का रेखीय संवेग नियत होता है। यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य न कर रहा हो तो निकाय का रेखीय संवेग क्या होता है, नियत होता है। क्या बोलेंगे कि यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य न कर रहा हो, कार्य न कर रहा हो यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य न कर रहा हो तो उसका रेखीय संवेग नियत होता है। That is, if F is equal to 0, then P is equal to mv is equal to constant। यही हमारा संवेग संरक्षण का नियम है। If F is equal to 0, then P is equal to mv is equal to constant। If F is equal to 0, then P is equal to mv is equal to constant। क्लियर है? आप क्या बोलेंगे कि यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य न कर रहा हो तो निकाय का रेखीय संवेग क्या होता है, नियत होता है। ठीक है, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य न कर रहा हो तो निकाय का रेखीय संवेग नियत होता है। इफ F इज इक्वल टू 0, देन P इज इक्वल टू mv इक्वल टू कांस्टेंट। और देखिए इसका निगमन भी मैं करा दे रहा हूं, आपको बता दे रहा हूं। देखिए निगमन, डेल्टा P बाई डेल्टा T इज इक्वल टू F होगा। इसको आप चाहे इसको dp बाई dt भी लिख सकते हैं। dt बाई dt dt भी लिख सकते हैं, dp बाई dt, या dp, चाहे छोड़िए इतना ही लिखिए। अब इफ f इज इक्वल टू 0 भर दीजिए।
तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू 0। अब आप बताइए डेल्टा पी 0 मतलब कि संवेग में परिवर्तन 0 हुआ। संवेग में परिवर्तन कब 0 होगा? जब अंतिम संवेग और प्रारंभिक संवेग सेम हो। अरे भाई, अंत में भी 5 रुपया था और प्रारंभ में भी 5 रुपया था, तभी तो अंतर घटाएंगे तो 5 रुपया कमाया, 5 रुपया खर्चा कर दे तो क्या बचेगा आपको बताइए? 0। इसलिए आप कह सकते हैं कि क्या चल रहा है, मेरा कांस्टेंट चल रहा है हिसाब किताब। तो आप कहेंगे कि यहां पर दैट इज P इज इक्वल टू एम वी इक्वल टू कांस्टेंट। एक और फार्मूला है, अगले में बताएंगे हम कि संवेग संरक्षण में वो भी आएगा आपका। टक्कर के पूर्व संवेगों का सदिश योग टक्कर के बाद के संवेगों के सदिश योग के बराबर होता है, वो भी प्रूफ कराना है। तो हम अगले में बताएंगे आपको। P इज इक्वल टू एम वी इक्वल टू कांस्टेंट। P इज इक्वल टू एम वी इक्वल टू कांस्टेंट। संवेग संरक्षण का नियम वो भी है, तो उसको भी प्रूफ कराएंगे, तो अगले क्लास में लेंगे हम। ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे। फिर अगले क्लास में हम मिल रहे हैं। भाई सब्सक्राइब करना ना भूलें आप लोग, ठीक ना? ध्यान दीजिएगा भाई। चलिए।